मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ टाइम पीरियड, एंगुलर फ्रीक्वेंसी इन एसएचएम। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फोर्स या फिर टॉर्क मेथड। फोर्स टॉर्क मेथड में हम लोग सबसे पहले बोलेंगे, अच्छा नेक्स्ट, हाँ, फोर्स टॉर्क मेथड में हम लोग फोर्स के बारे में बात करेंगे, जबकि एनर्जी मेथड में हम लोग एनर्जी का यूज करते हैं। फोर्स मेथड में हम लोग सबसे पहले बॉडी पे लगने वाले फोर्स की बात करते हैं कि बॉडी पे फोर्स क्या लग रहा है, एंड दिस इज इक्वल के एक्स। बॉडी पे लगने वाले फोर्स के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम लोग इसमें F इक्वल एम ओमेगा स्क्वायर एक्स को जोड़ेंगे। जब हमने बॉडी को यहाँ पर डिस्प्लेस किया है x से, तो स्प्रिंग फोर्स हो जाएगा F इक्वल के एक्स। रीस्टोरिंग फोर्स इक्वल F वेक्टर इक्वल माइनस के एक्स वेक्टर। नाउ हम लोग बोलते हैं कि T इक्वल 2 पाई अंडर रूट m बाई के, यहाँ से k की वैल्यू पिक करके वहाँ पर रख देते हैं। जैसे हमने यहाँ पर एक सिचुएशन लिया। सिचुएशन है हमारे पास में एक बॉडी सिस्टम हमारे पास में है, नेचुरल लेंथ L0 पर है, और हमने बॉडी पे जब वेट रखा तो इक्विलिब्रियम पोजीशन आ गई x पे। ये है A, ये है B, नाउ C। जब हम इक्विलिब्रियम पोजीशन से बॉडी को नीचे की तरफ खिसकाते हैं बाय डिस्प्लेसमेंट x, तो हमारे पास में फोर्स आ जाता है, दिस इज इक्वल के इंटू एक्स। और जब ऐसा हो गया तो k की वैल्यू डिटरमाइन हो गई। हमने बोला टाइम पीरियड इक्वल 2 पाई अंडर रूट m बाई के, के जगह पर k की वैल्यू रख दिया, हमारे पास टाइम पीरियड आ गया। एनर्जी मेथड में हम लोग बोलते हैं कि किसी भी सिस्टम के लिए स्प्रिंग फोर्स लग रहा है। स्प्रिंग फोर्स लगने की वजह से टोटल एनर्जी मस्ट बी इक्वल कांस्टेंट। टोटल एनर्जी की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होगी इन केस ऑफ एनर्जी मेथड। इसका मतलब है सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इक्वल कांस्टेंट, बिकॉज द फोर्स एक्टिंग इज कंजर्वेटिव। रिमेंबर, पूरे के पूरे एसएचएम में हमेशा कंजर्वेटिव फोर्स का ही वर्किंग है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कभी भी एसएचएम को परमानेंटली एग्जीक्यूट नहीं करेगा। अब जब ऐसा है तो हमने बोला कि जैसे हम लोगों ने पार्टिकल को x से डिस्प्लेस किया, तो अब ऐसे वक्त में मैं वापस से डायग्राम पे आता हूँ। किसी भी एक डायग्राम को रेफरेंस ले लें और फिर हम लोग बात करते हैं कि मैंने इस पार्टिकल को डिस्प्लेस किया है x से। इस पार्टिकल को डिस्प्लेस किया है x से, तो सबसे पहले हमें बताएं कि यहाँ पर ये है m मास, तो हमारे पास में वर्क डन या फिर पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा mgx। स्प्रिंग में जो एनर्जी स्टोर है दिस इज इक्वल हाफ के एक्स स्क्वायर, और क्योंकि हमने स्ट्रेच किया है तो इस वक्त में इस इंस्टेंट पे इसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर, दिस इज इक्वल कांस्टेंट। सबसे पहले तो किसी भी एक डिस्प्लेसमेंट x पे हमने उसकी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी लिखा। नाउ अब हम लोग इसे डिफरेंशिएट करेंगे। जैसे हमने इसे डिफरेंशिएट किया तो डिस्प्लेसमेंट की डिफरेंशिएशन वेलोसिटी, बिकॉज v इक्वल dx बाई dt। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2kxv, यहाँ पर 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरह से वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन आ जाएगा हाफ इंटू m इंटू 2v इंटू a। मैं थोड़ा सा इसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, देखते हैं। माइनस m इंटू जी इंटू डी एक्स बाई डी टी प्लस हाफ इंटू के इंटू डी डी टी ऑफ एक्स स्क्वायर
प्लस हाफ इंटू एम इंटू डी डी टी ऑफ वी स्क्वायर इक्वल कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। अब जब हम इस एक्सप्रेशन को देखते हैं फर्स्ट इक्वेशन से, तो हम लोगों के लिए ये समझना बहुत इजी हो जाता है, बिकॉज माइनस एम इंटू जी इंटू डी एक्स बाई डी टी इज वेलोसिटी वी प्लस हाफ इंटू के इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x इंटू डी एक्स बाई डी टी। दूसरे वेरिएबल के रेस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करते हैं तो वहां पर उसे लिखना होता है। इसी तरह से नेक्स्ट है हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर को लिख दिया 2v इंटू डी वी बाई डी टी, दिस इज इक्वल 0। अब हमारे पास का रिलेशन आ जाएगा, ये हो गया 2 और 2 कैंसल हो गए, के एक्स एंड डी एक्स बाई डी टी इज रिटर्न वेलोसिटी हियर। अगेन यहाँ पर 2 कैंसल, m इंटू वी इंटू डी वी बाई डी टी इज एक्सेलरेशन। नेक्स्ट यहाँ पर a एक्सेलरेशन है, तो हमने बोला यहाँ पर इस f इक्वल एम ए की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, तो हम लोग बोल रहे हैं f इक्वल एम ए की वैल्यू होती है स्प्रिंग फोर्स की वजह से kx और वेट की वजह से mg। F इक्वल के इंटू एक्स माइनस एम जी बाई के। दिस शोज दैट फॉर द मोशन फोर्स कांस्टेंट इज k एंड इक्विलिब्रियम पोजीशन x इक्वल एम जी बाई के। वापस से देखें, F इक्वल के इंटू यहाँ पर ये है x इज इलोंगेशन। इस पोजीशन पर हमारे पास में इक्विलिब्रियम पोजीशन आएगी, दिस इज इक्वल mg बाई के। सो दैट द पार्टिकल विल परफॉर्म SHM with time period would be t equal 2 pi under root m by k। Now सिंपल पेंडुलम जब हम लोग एक मास को, बहुत यदि एग्जैक्ट बात किया जाए तो एक पॉइंट मास को एक मासलेस थ्रेड से लगाकर टू एंड फ्रो मोशन कराएं, मासलेस थ्रेड से लगाकर के टू एंड फ्रो मोशन करें। A heavy point mass is suspended by a weightless, inextensible and perfectly flexible string from a rigid support, then this arrangement is called simple pendulum। इसमें और भी बहुत सारी छोटी छोटी बातें रिस्ट्रिक्शंस के फॉर्म में आती है इन केस ऑफ सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम परफॉर्म एंगुलर SHM, but due to small angular displacement it is considered as linear SHM। बात को ध्यान से यहाँ पे हमें समझनी होती है। जैसे समझें कि यदि हम लोग सिंपल पेंडुलम को ज़्यादा दूर तक डिस्प्लेस करते हैं, सभी लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो बच्चे समझते नहीं हैं। जब हमने इसको बहुत ज़्यादा डिस्प्लेस कर दिया, अब ऐसे वक्त में mg इधर की तरफ लग रहा है, इसके लिए एंगल है थीटा, तो ये हो जाएगा इधर की तरफ mg cos थीटा और इधर की तरफ हो जाएगा mg sin थीटा। यहां पर पार्टिकल को मीन पोजीशन पे लाने वाला फोर्स है mg sin थीटा, जिसकी डायरेक्शन मैंने टेंजेंट के अलोंग बना दी है। आप लोग इसे और थोड़ा सा मैंने कलर चेंज करके बनाया है, आप लोग इसे देखेंगे, ये इस तरह से मीन पोजीशन पे आ रही है। नाउ जस्ट थिंक अबाउट डिस्प्लेसमेंट ऑफ SHM। डिस्प्लेसमेंट ऑफ SHM इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। यदि हम लोग यहाँ पे पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल ये हो जाएगा, मतलब रीस्टोरिंग फोर्स वेक्टर इज नॉट इक्वल के एक्स वेक्टर, क्योंकि डायरेक्शन दोनों की डिफरेंट है। और ये जो नेसेसरी कंडीशन है ये SHM का फुलफिल नहीं हो पा रहा है, इसीलिए हम लोग इसे एंगुलर SHM में परफॉर्म नहीं कराएंगे। सिंपल पेंडुलम परफॉर्म एंगुलर SHM, यस,
जब एंगल की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो तो। लेकिन इस कंडीशन में ये f इक्वल माइनस के एक्स वेक्टर फॉलो नहीं करेगा, इसीलिए हम लोग इसे बहुत स्मॉल वैल्यू से डिस्प्लेस कराएंगे। जब ये सिंपल पेंडुलम बहुत ही छोटे वैल्यू से डिस्प्लेस होगा तो ये एक लीनियर पाथ पे मूव कर रहा है। तो अब ये लीनियर एसएचएम करने के लिए फिट है, और जब ये लीनियर एसएचएम करने के लिए फिट है तो इसकी डायरेक्शन और फोर्स की डायरेक्शन दोनों लीनियर होगी। तो इस सिचुएशन में हम लोग इसे लीनियर एसएचएम जैसा कंसीडर कर सकते हैं। Time period of the clock based on simple pendulum increases then the clock will be slow, but if the time period decreases then clock will be fast. बिल्कुल सही बात है कि टाइम पीरियड जो है उसका यदि टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम का यदि इंक्रीज होता है तो फिर हम लोग बोलते हैं कि क्लॉक स्लो हो गया है, और जब टाइम पीरियड कम हो जाती है तो हम लोग बोलते हैं कि घड़ी फास्ट चल रही है। ये हमारे पास में सिंपल पेंडुलम का एग्जाम्पल। यहाँ पे यदि ये पार्टिकल फास्ट चल रही है तो हम लोग बोलते हैं घड़ी स्लो हो गई है, और यदि ये स्लो चल रही है तो हम लोग इसे बोलते हैं घड़ी फास्ट हो गई है। दिस वेरीज विथ टाइम पीरियड। हमने बोला सिंपल पेंडुलम में हमने बोला है ये हमारे पास का सिंपल पेंडुलम। हमने यहाँ पे बात करना चाहेंगे कि इस साइड में लग रहा है mg, इधर के साइड लग रहा है mg cos थीटा, एंड इधर के साइड लग रहा है mg sin थीटा। Here restoring force is mg sin थीटा। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि हम लोग एंगल को बहुत ही छोटा एज्यूम कर रहे हैं, तो बहुत ही छोटा एज्यूम करने में हम लोगों ने बोला साइन थीटा इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, f इक्वल mg x अपॉन l। और जब ऐसा हो गया तो हमने बोला f इक्वल, और रीस्टोरिंग फोर्स को जब हम लोग देखते भी हैं तो फोर्स इधर की तरफ लगता है जब डिस्प्लेसमेंट राइट साइड में है, जब फोर्स डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट साइड है तो फोर्स की वैल्यू राइट साइड लग रहा है। तो इसीलिए हम लोग इसे माइनस mg अपॉन l इंटू एक्स से भी लिखेंगे वेक्टर फॉर्म में। बट f इक्वल माइनस के इंटू एक्स वेक्टर, अगेन हियर माइनस mg अपॉन l इंटू एक्स वेक्टर। और जब ऐसा हो गया तो हमने यहाँ पर k की वैल्यू डिटरमाइन कर ली। k की वैल्यू डिटरमाइन कर ली है k इक्वल mg अपॉन l, एंड टाइम पीरियड इक्वल t इक्वल 2 पाई अंडर रूट mg बाय t इक्वल 2 पाई अंडर रूट m बाय k, t इक्वल 2 पाई अंडर रूट m बाय k। यहाँ पर हम k की वैल्यू को लिखेंगे, दिस इज इक्वल m अपॉन में k इज mg बाय l। इसीलिए सिंपल पेंडुलम के लिए टाइम पीरियड हो जाएगा t इक्वल 2 पाई अंडर रूट l बाय g। और उसी के बिहाफ पे हमारे पास सारे सिंपल पेंडुलम के एक्सप्लेनेशन आएंगे, क्योंकि हम लोग सिंपल पेंडुलम में t इक्वल 2 पाई अंडर रूट m बाई के अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास सिंपल पेंडुलम के लिए स्ट्रिंग लेंथ एप्लीकेबल है।
नाउ हमारे पास है t इक्वल 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। जब ऐसा है तो एरर एंड अप्रॉक्सीमेशन से हम लोग जब इसे हिट करेंगे तो हमारा कहना होगा डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एल। तो हमने बोला dt बाई डी एल दिस इज इक्वल 2 पाई एज इट इज रूट जी एज इट इज, रूट एल का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/2 अंडर रूट एल। जब ऐसा हो गया तो हमने यहाँ पर सिंप्लीफाई किया dt इक्वल 2 पाई अंडर रूट में एल जी, इधर डी एल। हमने ये दो इक्वेशंस को डिवाइड किया और हम एक वंडरफुल रिजल्ट पे आ रहे हैं dt अपॉन टी दिस इज इक्वल डी एल अपॉन एल विथ 1/2। ये टर्म को यहाँ पर हम लोग लिख रहे थे 1/2। तो इसी पे हमारे पास बना डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100 दिस इज इक्वल हाफ इंटू डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100। मतलब इफ हमने लेंथ को 2% से चेंज किया तो यहाँ पर टाइम पीरियड 2/2 दिस इज 1% से चेंज हो जाएगा। लेंथ को हमने 2% से इंक्रीज किया है तो टाइम पीरियड 1% से इंक्रीज हो जाएगी, और लेंथ हम लोग यदि 4% से डिक्रीज करेंगे तो टाइम पीरियड हमारी 2% से डिक्रीज हो जाएगी। इफ एल रिमेन कांस्टेंट तो हमारे पास दूसरा एक्सप्रेशन आता है t इक्वल 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। तो ऐसे वक्त में हम लोग बोलते हैं g के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल से एसोसिएटेड है टाइम पीरियड। मतलब डेल्टा t अपॉन टी दिस इज इक्वल हाफ इंटू डेल्टा जी अपॉन जी। इसका मतलब ये है कि जब हम लोग किसी भी सिंपल पेंडुलम को ऐसी जगह ले जाए जहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज होती है तो टाइम पीरियड की वैल्यू चेंज होने वाली है। मतलब टाइम पीरियड हाइट पर ले जाएंगे तो हाइट पर ग्रेविटेशन की वैल्यू डिक्रीज होगी, तो ग्रेविटेशन की वैल्यू डिक्रीज होगी तो टाइम पीरियड इंक्रीज होगा। डेप्थ पे ले जाते हैं तो ग्रेविटेशन की वैल्यू डिक्रीज होगी तो टाइम पीरियड इंक्रीज होगा, बिकॉज यहाँ पर रिलेशन में माइनस साइन लगा हुआ है। मतलब मैक्सिमम जो है टाइम पीरियड की वैल्यू कहाँ पर होने वाली है, जहाँ पर जी की वैल्यू मिनिमम है। ऑन द अदर हैंड जहाँ पर जी की वैल्यू मैक्सिमम होगी वहाँ पर टाइम पीरियड मिनिमम होगा। मतलब पोल पे टाइम पीरियड की वैल्यू मिनिमम होगी, इक्वेटर पे टाइम पीरियड की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो इस तरह से हमारे पास में टाइम पीरियड जो है वो जी के वेरियस वैल्यू पे इफेक्ट होने वाली है। जब हम लोग दोनों को साइमल्टेनियसली लिखते हैं तो हमारे पास में आता है डेल्टा टी अपॉन टी दिस इज इक्वल हाफ, दोनों के साथ लगा हुआ है डेल्टा एल अपॉन एल माइनस डेल्टा जी अपॉन जी इंटू 100। आते हैं हम क्वेश्चन पे। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक स्प्रिंग जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट है के, उसे हम लोगों ने डिवाइड कर दिया है दो पार्ट्स में। इसे हमने डिवाइड किया है दो पार्ट्स में। एज स्प्रिंग हैज नेचुरल लेंथ L तो इसके दो पार्ट हैं 3L/4 एंड L/4। इसका मतलब है 3L/4 का स्प्रिंग कांस्टेंट K1 दिस इज इक्वल 4K/3, एंड जो दूसरी स्प्रिंग है जिसकी लेंथ है L/4 इसकी स्प्रिंग कांस्टेंट हो जाएगी K2 इक्वल 4K। एज हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है K इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L। अब जब ऐसा है तो इस अरेंजमेंट को देखें। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि जब स्प्रिंग का एक एंड रिजिड वॉल से और दूसरा एंड ब्लॉक से, एक स्प्रिंग का एक एंड रिजिड वॉल से और दूसरा एंड ब्लॉक से कनेक्टेड है तो इस तरह का अरेंजमेंट पैरेलल ग्रुपिंग कहलाती है। और जब पैरेलल ग्रुपिंग कहलाती है तो K इक्वल K1 प्लस K2, K इक्वल K1 प्लस K2 दिस विल बी 4K/3 प्लस 4K।
k इक्विवेलेंट, दिस इज इक्वल 4k कॉमन 1/3 प्लस 1, दिस इज इक्वल k इक्विवेलेंट, दिस इज इक्वल 16k/3। k इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई। टाइम पीरियड t इक्वल 2π√m/k and this will be t equal 2π√m upon 16k/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास का, स्प्रिंग इन फिगर ए आर सिमिलर बट लेंथ इन ए आर 3 times that of the B। यहाँ पर लेंथ इज 3L, यहाँ पर लेंथ इज L, L एंड L। वापस से हमारे पास में दोनों फिगर में मासेस भी सेम है, लेकिन यहाँ पर लेंथ जो है वो 3 times है। फिर स्प्रिंग दोनों में सेम है, मतलब यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बोलेंगे कि टाइम पीरियड T, TA इक्वल 2π/√m/k, बिकॉज स्प्रिंग कांस्टेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, तो हम लोग बोलेंगे TA इक्वल 2π/m/k/3। नाउ फॉर सेकेंड अरेंजमेंट में यहाँ पर हम लोगों ने कहा तीनों स्प्रिंग पैरेलल में है, तीनों स्प्रिंग पैरेलल में है तो k इक्विवेलेंट दिस इज इक्वल k1 प्लस k2 प्लस k3 एंड दिस विल बी इक्वल 3k। तो TB इक्वल 2π/√m/3k। Therefore TA upon TB this is equal √3 into 3, this is TA upon TB, this is equal 3:1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ टाइम पीरियड एंगुलर फ्रीक्वेंसी इन SHM। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फोर्स या फिर टॉर्क मेथड। फोर्स टॉर्क मेथड में हम लोग सबसे पहले बोलेंगे, अच्छा नेक्स्ट, हाँ, फोर्स टॉर्क मेथड में हम लोग फोर्स के बारे में बात करेंगे, जबकि एनर्जी मेथड में हम लोग एनर्जी का यूज करते हैं। फोर्स मेथड में हम लोग सबसे पहले बॉडी पे लगने वाले फोर्स की बात करते हैं कि बॉडी पे फोर्स क्या लग रहा है, एंड दिस इज इक्वल kx। बॉडी पे लगने वाले फोर्स के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम लोग इसमें F इक्वल m⍵² x को जोड़ेंगे। जब हमने बॉडी को यहाँ पर डिस्प्लेस किया है x से, तो स्प्रिंग फोर्स हो जाएगा F इक्वल kx। रिस्टोरिंग फोर्स इक्वल F वेक्टर इक्वल -kx वेक्टर। नाउ हम लोग बोलते हैं कि T इक्वल 2π/√m/k, यहाँ से k की वैल्यू पिक करके वहां पर रख देते हैं। जैसे हमने यहाँ पर एक सिचुएशन लिया, सिचुएशन है हमारे पास में एक बॉडी सिस्टम हमारे पास में है, नेचुरल लेंथ L0 पर है, और हमने बॉडी पे जब वेट रखा तो इक्विलिब्रियम पोजीशन आ गई x पे। ये है A, ये है B, नाउ C। जब हम इक्विलिब्रियम पोजीशन से बॉडी को नीचे की तरफ खिसकाते हैं बाय डिस्प्लेसमेंट x, तो हमारे पास में फोर्स आ जाता है दिस इज इक्वल k इंटू एक्स। और जब ऐसा हो गया तो k की वैल्यू डिटरमाइन हो गई। हमने बोला टाइम पीरियड इक्वल 2π/√m/k, k के जगह पर k की वैल्यू रख दिया, हमारे पास टाइम पीरियड आ गया। एनर्जी मेथड
एनर्जी मेथड में हम लोग बोलते हैं कि किसी भी सिस्टम के लिए स्प्रिंग फोर्स लग रहा है। स्प्रिंग फोर्स लगने की वजह से टोटल एनर्जी मस्ट बी इक्वल कांस्टेंट। टोटल एनर्जी की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होगी इन केस ऑफ एनर्जी मेथड। इसका मतलब है सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इक्वल कांस्टेंट बिकॉज द फोर्स एक्टिंग इज कंजर्वेटिव। रिमेंबर, पूरे के पूरे एसएचएम में हमेशा कंजर्वेटिव फोर्स का ही वर्किंग है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कभी भी एसएचएम को परमानेंटली एग्जीक्यूट नहीं करेगा। अब जब ऐसा है तो हमने बोला कि जैसे हम लोगों ने पार्टिकल को एक्स से डिस्प्लेस किया, तो अब ऐसे वक्त में मैं वापस से डायग्राम पे आता हूँ। किसी भी एक डायग्राम को रेफरेंस ले लें और फिर हम लोग बात करते हैं कि मैंने इस पार्टिकल को डिस्प्लेस किया है एक्स से। इस पार्टिकल को डिस्प्लेस किया है एक्स से। तो सबसे पहले हमें बताएं कि यहाँ पर ये है एम मास। तो हमारे पास में वर्क डन या फिर पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा mgx। स्प्रिंग में जो एनर्जी स्टोर है दिस इज इक्वल हाफ के एक्स स्क्वायर, और क्योंकि हमने स्ट्रेच किया है तो इस वक्त में इस इंस्टेंट पे इसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर, दिस इज इक्वल कांस्टेंट। सबसे पहले तो किसी भी एक डिस्प्लेसमेंट x पे हमने उसकी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी लिखा। नाउ अब हम लोग इसे डिफरेंशिएट करेंगे। जैसे हमने इसे डिफरेंशिएट किया तो डिस्प्लेसमेंट की डिफरेंशिएशन वेलोसिटी बिकॉज v इक्वल dx बाई dt। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2kxv, यहाँ पर 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरह से वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन आ जाएगा हाफ इंटू एम इंटू 2v इंटू ए। मैं थोड़ा सा इसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, देखते हैं। माइनस एम इंटू जी इंटू डी एक्स बाई डी टी प्लस हाफ इंटू के इंटू डी डी टी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस हाफ इंटू एम इंटू डी डी टी ऑफ वी स्क्वायर इक्वल कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। अब जब हम इस एक्सप्रेशन को देखते हैं फर्स्ट इक्वेशन से तो हम लोगों के लिए ये समझना बहुत इजी हो जाता है बिकॉज माइनस एम इंटू जी इंटू डी एक्स बाई डी टी इज वेलोसिटी वी प्लस हाफ इंटू के इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x इंटू डी एक्स बाई डी टी। दूसरे वेरिएबल के रेस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करते हैं तो वहाँ पर उसे लिखना होता है। इसी तरह से नेक्स्ट है हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर को लिख दिया 2v इंटू डी वी बाई डी टी, दिस इज इक्वल 0। अब हमारे पास का रिलेशन आ जाएगा, ये हो गया 2 और 2 कैंसल हो गए। के एक्स एंड डी एक्स बाई डी टी इज रिटर्न वेलोसिटी हियर। अगेन यहाँ पर 2 कैंसल, m इंटू वी इंटू डी वी बाई डी टी इज एक्सेलरेशन। नेक्स्ट यहाँ पर a एक्सेलरेशन है, तो हमने बोला यहाँ पर इस f इक्वल एम ए की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, तो हम लोग बोल रहे हैं f इक्वल एम ए की वैल्यू होती है स्प्रिंग फोर्स की वजह से kx और वेट की वजह से mg। f इक्वल k इंटू एक्स माइनस एम जी बाई के। दिस shows that for the motion force constant is k and equilibrium position x equal mg by k। वापस से देखें, f इक्वल k इंटू यहाँ पर ये है x इज इलोंगेशन। इस पोजीशन पर हमारे पास में इक्विलिब्रियम पोजीशन आएगी, दिस इज इक्वल mg by k। So that the particle will perform SHM with time period would be t equal 2 pi under root m by k।
नाउ सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम, जब हम लोग एक मास को, बहुत यदि एग्जैक्ट बात किया जाए तो एक पॉइंट मास को एक मासलेस थ्रेड से लगाकर टू एंड फ्रो मोशन कराएं, मासलेस थ्रेड से लगा करके टू एंड फ्रो मोशन करें, a heavy point mass is suspended by a weightless, inextensible and perfectly flexible string from a rigid support, then this arrangement is called simple pendulum। इसमें और भी बहुत सारी छोटी छोटी बातें रिस्ट्रिक्शंस के फॉर्म में आती है इन केस ऑफ सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम परफॉर्म एंगुलर SHM, but due to small angular displacement it is considered as linear SHM। बात को ध्यान से यहाँ पे हमें समझनी होती है। जैसे समझें कि यदि हम लोग सिंपल पेंडुलम को ज़्यादा दूर तक डिस्प्लेस करते हैं, सभी लोग, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो बच्चे समझते नहीं हैं। जब हमने इसको बहुत ज़्यादा डिस्प्लेस कर दिया, अब ऐसे वक्त में mg इधर की तरफ लग रहा है, इसके लिए एंगल है थीटा, तो ये हो जाएगा इधर की तरफ mg cos थीटा और इधर की तरफ हो जाएगा mg sin थीटा। यहां पर पार्टिकल को मीन पोजीशन पे लाने वाला फोर्स है mg sin थीटा, जिसकी डायरेक्शन मैंने टेंजेंट के अलोंग बना दी है। आप लोग इसे और थोड़ा सा मैंने कलर चेंज करके बनाया है, आप लोग इसे देखेंगे, ये इस तरह से मीन पोजीशन पे आ रही है। नाउ जस्ट थिंक अबाउट डिस्प्लेसमेंट ऑफ SHM। डिस्प्लेसमेंट ऑफ SHM इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। यदि हम लोग यहाँ पे पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल ये हो जाएगा, मतलब रीस्टोरिंग फोर्स वेक्टर इज नॉट इक्वल kx वेक्टर, क्योंकि डायरेक्शन दोनों की डिफरेंट है और ये जो नेसेसरी कंडीशन है ये SHM का फुलफिल नहीं हो पा रहा है। इसीलिए हम लोग इसे एंगुलर SHM में परफॉर्म नहीं कराएंगे। सिंपल पेंडुलम परफॉर्म एंगुलर SHM, यस, जब एंगल की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो तो, लेकिन इस कंडीशन में ये F इक्वल -kx वेक्टर फॉलो नहीं करेगा, इसीलिए हम लोग इसे बहुत स्मॉल वैल्यू से डिस्प्लेस कराएंगे। जब ये सिंपल पेंडुलम बहुत ही छोटे वैल्यू से डिस्प्लेस होगा तो ये एक लीनियर पाथ पे मूव कर रहा है, तो अब ये लीनियर SHM करने के लिए फिट है, और जब ये लीनियर SHM करने के लिए फिट है तो इसकी डायरेक्शन और फोर्स की डायरेक्शन दोनों लीनियर होगी, तो इस सिचुएशन में हम लोग इसे लीनियर SHM जैसा कंसीडर कर सकते हैं। टाइम पीरियड ऑफ द क्लॉक बेस्ड ऑन सिंपल पेंडुलम इंक्रीजेस देन द क्लॉक विल बी स्लो, बट इफ द टाइम पीरियड डिक्रीजेस देन क्लॉक विल बी फास्ट। बिल्कुल सही बात है कि टाइम पीरियड जो है उसका, यदि टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम का यदि इंक्रीज होता है तो फिर हम लोग बोलते हैं कि क्लॉक स्लो हो गया है, और जब टाइम पीरियड कम हो जाती है तो हम लोग बोलते हैं कि घड़ी फास्ट चल रही है। ये हमारे पास में सिंपल पेंडुलम का एग्जाम्पल, यहाँ पे यदि ये पार्टिकल फास्ट चल रही है तो हम लोग बोलते हैं घड़ी स्लो हो गई है, और यदि ये स्लो चल रही है तो हम लोग इसे बोलते हैं घड़ी फास्ट हो गई है। दिस वेरीज विथ टाइम पीरियड। हमने बोला सिंपल पेंडुलम में हमने बोला है ये हमारे पास का सिंपल पेंडुलम। हमने यहाँ पे बात करना चाहेंगे कि इस साइड में लग रहा है mg, इधर के साइड लग रहा है mg cos थीटा, एंड इधर के साइड लग रहा है mg sin थीटा। Here restoring force is mg sin theta।
जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि हम लोग एंगल को बहुत ही छोटा एज्यूम कर रहे हैं, तो बहुत ही छोटा एज्यूम करने में हम लोगों ने बोला साइन थीटा इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, F इक्वल mg(x अपॉन L। और जब ऐसा हो गया तो हमने बोला F इक्वल, और रीस्टोरिंग फोर्स को जब हम लोग देखते भी हैं तो फोर्स इधर की तरफ लगता है जब डिस्प्लेसमेंट राइट साइड में है, जब फोर्स डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट साइड है तो फोर्स की वैल्यू राइट साइड लग रहा है। तो इसीलिए हम लोग इसे माइनस mg/L इंटू एक्स से भी लिखेंगे वेक्टर फॉर्म में। बट F इक्वल माइनस के इंटू एक्स वेक्टर, अगेन हियर माइनस mg/L इंटू एक्स वेक्टर। और जब ऐसा हो गया तो हमने यहाँ पर k की वैल्यू डिटरमाइन कर ली। k की वैल्यू डिटरमाइन कर ली है k इक्वल mg/L एंड टाइम पीरियड इक्वल t इक्वल 2 पाई अंडर रूट mg बाय t इक्वल 2 पाई अंडर रूट m बाय k, t इक्वल 2 पाई अंडर रूट m बाय k। यहाँ पर हम k की वैल्यू को लिखेंगे, दिस इज इक्वल m अपॉन में k इज mg बाय l। इसीलिए सिंपल पेंडुलम के लिए टाइम पीरियड हो जाएगा t इक्वल 2 पाई अंडर रूट l बाय g। और उसी के बिहाफ पे हमारे पास सारे सिंपल पेंडुलम के एक्सप्लेनेशन आएंगे, क्योंकि हम लोग सिंपल पेंडुलम में t इक्वल 2 पाई अंडर रूट m बाई के अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास सिंपल पेंडुलम के लिए स्ट्रिंग लेंथ एप्लीकेबल है। नाउ हमारे पास है t इक्वल 2 पाई अंडर रूट L बाई जी। जब ऐसा है तो एरर एंड अप्रॉक्सीमेशन से हम लोग जब इसे हिट करेंगे तो हमारा कहना होगा डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू L। तो हमने बोला dt बाई dl दिस इज इक्वल 2 पाई एज इट इज रूट जी एज इट इज, रूट L का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/2 अंडर रूट L। जब ऐसा हो गया तो हमने यहाँ पर सिंप्लीफाई किया dt इक्वल 2 पाई अंडर रूट में Lg इधर dl। हमने ये दो इक्वेशंस को डिवाइड किया और हम एक वंडरफुल रिजल्ट पे आ रहे हैं dt अपॉन t दिस इज इक्वल dl अपॉन L विथ 1/2। ये टर्म को यहाँ पर हम लोग लिख रहे थे 1/2। तो इसी पे हमारे पास बना डेल्टा t अपॉन t इंटू 100 दिस इज इक्वल हाफ इंटू डेल्टा L अपॉन L इंटू 100। मतलब इफ हमने लेंथ को 2% से चेंज किया तो यहाँ पर टाइम पीरियड 2/2 दिस इज 1% से चेंज हो जाएगा। लेंथ को हमने 2% से इंक्रीज किया है तो टाइम पीरियड 1% से इंक्रीज हो जाएगी, और लेंथ हम लोग यदि 4% से डिक्रीज करेंगे तो टाइम पीरियड हमारी 2% से डिक्रीज हो जाएगी। इफ L रिमेन कांस्टेंट तो हमारे पास दूसरा एक्सप्रेशन आता है t इक्वल 2 पाई अंडर रूट L अपॉन जी। तो ऐसे वक्त में हम लोग बोलते हैं g के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल से एसोसिएटेड है टाइम पीरियड। मतलब डेल्टा t अपॉन टी दिस इज इक्वल हाफ इंटू डेल्टा g अपॉन जी।
इसका मतलब ये है कि जब हम लोग किसी भी सिंपल पेंडुलम को ऐसी जगह ले जाए जहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज होती है तो टाइम पीरियड की वैल्यू चेंज होने वाली है। मतलब टाइम पीरियड हाइट पर ले जाएंगे तो हाइट पर ग्रेविटेशन की वैल्यू डिक्रीज होगी, तो ग्रेविटेशन की वैल्यू डिक्रीज होगी तो टाइम पीरियड इंक्रीज होगा। डेप्थ पे ले जाते हैं तो ग्रेविटेशन की वैल्यू डिक्रीज होगी तो टाइम पीरियड इंक्रीज होगा, बिकॉज यहाँ पर रिलेशन में माइनस साइन लगा हुआ है। मतलब मैक्सिमम जो है टाइम पीरियड की वैल्यू कहाँ पर होने वाली है, जहाँ पर जी की वैल्यू मिनिमम है। ऑन द अदर हैंड जहाँ पर जी की वैल्यू मैक्सिमम होगी वहाँ पर टाइम पीरियड मिनिमम होगा। मतलब पोल पे टाइम पीरियड की वैल्यू मिनिमम होगी, इक्वेटर पे टाइम पीरियड की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो इस तरह से हमारे पास में टाइम पीरियड जो है वो जी के वेरियस वैल्यू पे इफेक्ट होने वाली है। जब हम लोग दोनों को साइमल्टेनियसली लिखते हैं तो हमारे पास में आता है डेल्टा टी अपॉन टी, दिस इज इक्वल हाफ, दोनों के साथ लगा हुआ है डेल्टा एल अपॉन एल माइनस डेल्टा जी अपॉन जी इंटू 100। जब हम लोग एक मासिव बॉडी को एक थ्रेड से लगा करके टू एंड फ्रो मोशन कराते हैं तो ये एक सिंपल पेंडुलम कहलाता है। सिंपल पेंडुलम वापस से एक मासिव बॉडी, हमारा एजम्पशन ये है कि ये जो मासिव बॉडी है इसका मास एक छोटे से पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड होना चाहिए और इसे हम लोग पॉइंट मास भी कह सकें। दिस इज पॉइंट मास। प्रैक्टिकली पॉइंट मास पॉसिबल नहीं होता है, इसीलिए हम लोग हाईली डेंस बॉडी को सेलेक्ट करते हैं। प्रैक्टिकली पॉइंट मास पॉसिबल नहीं होता है, इसीलिए हाईली डेंस स्मॉल बॉडी को हम लोग सेलेक्ट करते हैं और एक मासलेस थ्रेड से होकर के हम लोग टू एंड फ्रो मोशन कराते हैं। जब हम लोग इसके लिए टू एंड फ्रो मोशन कराते हैं तो हमारे पास में एक्सप्रेशन आएगा जैसे हमने इस मासिव बॉडी को स्लाइटली अपनी जगह से डिफ्लेक्ट कराया, लेंथ ऑफ थ्रेड इज एल, ये लग गया mg डाउनवर्ड। हमने बोला वर्टिकल के साथ एंगल थीटा है, इसके दो कंपोनेंट बन गए, एक इधर की तरफ mg cos थीटा एंड दूसरा इधर की तरफ mg sin थीटा। हमने जैसा कि पहले भी बोला था कि एसएचएम कराने के लिए रीस्टोरिंग फोर्स को सेंटर की तरफ लगना चाहिए, मीन पोजीशन की तरफ लगना चाहिए। तो ऐसे वक्त में हमने बोला जब हम इसका डिस्प्लेसमेंट बहुत ही कम रखें, तो ये है हमारा मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट x। हमने बोला रीस्टोरिंग फोर्स हो जाएगा mg sin थीटा when angle is very small, तो हम लोग कहेंगे FR this is equal mg sin theta is x upon L। और अब हमने बोला ये रीस्टोरिंग फोर्स है, इसके लिए हमारे पास एक्सप्रेशन आता है m ओमेगा स्क्वायर x, दिस इज इक्वल mg x अपॉन L। x और x कैंसल, m और m कैंसल, तो ओमेगा स्क्वायर दिस इज इक्वल g अपॉन L, ओमेगा इक्वल अंडर रूट में g अपॉन L, दिस इज इक्वल 2 पाई बाई t। देयरफॉर t इक्वल 2 पाई अंडर रूट L अपॉन g इफेक्टिव। यहाँ पर g इफेक्टिव इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट दैट प्लेस, और वो भी इन दैट रेफरेंस फ्रेम। तो हम लोगों का कहना है इफ रेफरेंस सिस्टम इज अ लिफ्ट, तो मोशन ऑफ लिफ्ट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इफेक्टिव वैल्यू को चेंज करेगी। जैसे कि हमने बोला कि इफ वेलोसिटी ऑफ लिफ्ट इज v
और ये एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन 0 से चल रहा है। तो ऐसे वक्त में वेलोसिटी कांस्टेंट है एंड एक्सेलरेशन 0 है। तो इस सिचुएशन में n इक्वल mg हो गया और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g रहेगी। तो ऐसे वक्त में हमारे पास में g इफेक्टिव की वैल्यू g, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला हो जाएगा t इक्वल 2π√L अपॉन g। फिर हमने कहा कि जब ऊपर की तरफ लिफ्ट अपवर्ड मूव कर रही है तो हमारा कहना होता है अपवर्ड फोर्स माइनस डाउनवर्ड फोर्स, दिस इज इक्वल मास इनटू एक्सेलरेशन। इसीलिए n इक्वल mg प्लस ma, देयरफॉर n इक्वल m इंटू g प्लस a। और इसीलिए हमारे पास का g इफेक्टिव mg डैश नॉर्मल रिप्रेजेंट्स अपरेंट वेट, देयरफॉर mg डैश m इंटू g प्लस a, g डैश दिस इज इक्वल g प्लस a। और इसीलिए हमारे पास में g इफेक्टिव की वैल्यू आ गई g प्लस a एंड टाइम पीरियड का फॉर्मूला हो जाएगा 2π√L अपॉन g प्लस a। जैसे जैसे एक्सेलरेशन की वैल्यू बढ़ रही है वैसे वैसे टाइम पीरियड की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। हमने नेक्स्ट सिचुएशन एज्यूम किया जिसमें कि लिफ्ट नीचे की तरफ एक्सेलरेट हो रही है। नीचे की तरफ एक्सेलरेट हो रही है मतलब हमने बोला कि ऊपर की तरफ नॉर्मल की वैल्यू कम हो गई और mg की वैल्यू बढ़ गई है। तो हम लोग ऐसे वक्त में बोलेंगे mg माइनस नॉर्मल दिस इज इक्वल m इंटू a, देयरफॉर नॉर्मल दिस इज इक्वल mg माइनस ma and normal this is equal m common g minus a। नॉर्मल n इक्वल m इंटू g माइनस a। और जब ऐसा हो गया तो नॉर्मल को हम लोग अपरेंट वेट कहेंगे, m g डैश दिस इज इक्वल m इंटू g माइनस a, देयरफॉर g डैश दिस इज इक्वल g माइनस a। और जब ऐसा हो गया तो हमारे पास का टाइम पीरियड का फॉर्मूला हो जाएगा t इक्वल 2π√L अपॉन g इफेक्टिव एंड g इफेक्टिव इज g माइनस a, देयरफॉर आवर टाइम पीरियड विल बी t इक्वल 2π√L अपॉन g माइनस a। ठीक है। अब यहां पर हम लोग देखते हैं कि जैसे जैसे एक्सेलरेशन की वैल्यू को हम बढ़ाएंगे तो यहाँ पर g माइनस a की वैल्यू डिक्रीज होगी और इसीलिए टाइम पीरियड की वैल्यू इंक्रीज होने वाली है। अब जब हमारे लिफ्ट फ्री फॉल कर रही है और जब ये फ्री फॉल कर रही है तो इसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर हो जाएगा और g इफेक्टिव इक्वल g माइनस g, दिस इज 0। और जब ऐसा हो गया तो t इक्वल 2π√L अपॉन g इफेक्टिव L अपॉन g इफेक्टिव और यहाँ पर t इक्वल 2π√L अपॉन इनफाइनाइट L अपॉन 0, दिस इज टाइम पीरियड इज सिंपली इनफाइनाइट। टाइम पीरियड इनफाइनाइट, दिस मीन्स पार्टिकल विल नॉट एग्जीक्यूट SHM, simple pendulum will not oscillate।